प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है, क्योंकि ये 12 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। हालांकि वो मुख्य रूप से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन ये यात्रा भारत थाईलैंड संबंधों को भी नया और मजबूत करेगी। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह ने बताया कि भारत और थाईलैंड के 2000 वर्षों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। बौद्ध और हिंदू परंपराओं, भाषा और व्यापार के माध्यम से दोनों देशों का जुड़ाव सदियों पुराना है। हाल के वर्षों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में तेजी आई है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी मजबूत हो रहा है, खासकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका विषय समृद्ध, लचीला और खुला क्षेत्र रखा गया है। सम्मेलन में 2030 विजन डॉक्यूमेंट और समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये यात्रा भारत थाईलैंड संबंधों को और गहरा करेगी और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 के पास एक कार गैराज में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 11 वाहन जलकर नष्ट हो गए। घटना के मुख्य बिंदु रात 2:58 बजे आग लगने की सूचना मिली। 9 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गैराज में खड़े 11 वाहन पूरी तरह जल गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। निष्कर्ष, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस आग में कई वाहन जलकर राख हो गए। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि ये विधेयक गरीब और पसमानदा पिछड़े मुस्लिमों के लिए फायदेमंद होगा। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। विधेयक लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा और इस पर 8 घंटे की चर्चा होगी। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने इसे पिछड़े मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ईदी करार दिया। विपक्ष का विरोध। कांग्रेस सांसद किरण कुमार चावला ने कहा कि यदि विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ हुआ तो वे इसका विरोध करेंगे। एमपब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर विरोध को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया। विधेयक के लाभ। वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में सुधार होगा। तकनीकी उपायों के जरिए रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाया जाएगा। विधेयक के पारित होने से भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार होगा और इससे विशेष रूप से पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव इलाके में मंगलवार देर रात एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना के मुख्य बिंदु रात 11:39 बजे आग लगने की सूचना मिली। गुरुग्राम, नूंह और झज्जर से कुल 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नेट जीरो उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती है। ये बात बोफे ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में सामने आई है। नेट जीरो लक्ष्य 2050 तक के लिए ऊर्जा प्रणाली में बदलाव जरूरी है, जिससे जीवाश्म ईंधनों, कोयला, पेट्रोल, डीजल से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत की ओर बढ़ा जाए। लेकिन सौर ऊर्जा केवल दिन में और पवन ऊर्जा हवा की गति पर निर्भर होती है, जिससे बिजली आपूर्ति में अस्थिरता आती है। BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए जरूरी है। बैटरियों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका और यूरोप कुछ गिने चुने देशों पर निर्भर है, इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की जरूरत है। EU ने 2027 तक लिथियम का 50% और कोबाल्ट, कॉपर, लेड व निकेल का 90% पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा है। 2024 से 2030 के बीच बैटरी एनर्जी स्टोरेज बाजार 21% की वार्षिक दर से बढ़ेगा। एशिया इस क्षेत्र में अग्रणी रहेगा और 2030 तक इस सेक्टर में $150 बिलियन का निवेश होने की संभावना है। COP28 में 200 देशों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने पर सहमति जताई। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि ऊर्जा भंडारण BESS
की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा। गुजरात के बनासकांठा जिले में पटाखा गोदाम में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच गई। घटना के मुख्य बिंदु मंगलवार सुबह 9:15 बजे दीसा इलाके में पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ। धमाके से इमारत ढह गई, जिससे कई मजदूर अंदर फंस गए। अधिकांश मृतक मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिलों से थे। मृतकों की पहचान पूरी कर उनके शव परिजनों को सौंपे गए। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 150 अरब डॉलर से अधिक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार एआई सेमीकंडक्टर सेक्टर में अकेले 21 अरब डॉलर का अवसर होगा। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थिति भारत में 100 प्लस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 2/3 बेंगलुरु में स्थित है। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स का 20% योगदान देता है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग की मुख्य वजह आय में वृद्धि, डिजिटल अपनाने की गति और विशाल घरेलू बाजार है, जो वित्तीय वर्ष 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान सेना ने मंगलवार को पुंछ के कृष्णा घाटी केजी सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की नंगी टेकरी बटालियन, जो कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अंतर्गत आती है, भारतीय सेना ने इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल इस घटना से जुड़ी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान बुधवार तड़के मुंबई लौटे। उन्हें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वे अपनी कार में रवाना हुए। शाहरुख खान आमतौर पर मास्क और हुडी में नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके ब्लैक शर्ट और ढीले ब्लू जीन्स वाले लुक ने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने अपनी स्टाइल को ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा किया। शाहरुख ने फैंस का अभिवादन किया और फिर अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ कार में बैठकर निकल गए। आज शाम 7:30 पर भारतीय समयानुसार बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB और गुजरात टाइटंस GT के बीच मुकाबला होगा। RCB अब तक इस सीजन में अजेय रही है, जबकि GT मुंबई इंडियंस के खिलाफ बड़ी जीत के बाद इस मैच में उतर रही है। पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। पंजाब किंग्स PBKS ने लखनऊ सुपर जायंट्स LSG को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। प्रभसिमरन ने 69 और श्रेयस अय्यर ने 52 रन बनाए। इस जीत में नेहल वढेरा ने 25 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि वढेरा को अंतिम समय तक नहीं पता था कि वे प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने केवल एक किट ही लाई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। कल 3 अप्रैल 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और सनराइजर्स हैदराबाद SRH के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपने अभियान को पुनर्जीवित करने की कोशिश में हैं, क्योंकि वे वर्तमान में अंक तालिका में निचले स्थानों पर हैं।